हेलो गाइस एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेबी ग्रेड ए एग्जाम का फेज वन का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो सबसे पहले तो हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं। एंड अगर आप क्वालिफाई नहीं भी कर पाए हैं तो हताश होने की जरूरत नहीं है। आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे जिनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप प्रिपेयर कर चुके हैं तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड सेकंड चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि फेज टू के एग्जामिनेशन बहुत दूर नहीं बचे हुए हैं। 21 फरवरी को स्केड्यूल्ड है। आज है 31 जनवरी, तो कहीं ना कहीं आपके पास अगर आज का दिन काउंट करना छोड़ दें तो 20 डेज बचे हुए हैं प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। ऐसे में हम किसी भी एक भी दिन को वेस्ट नहीं कर सकते। हमें पूरे दिन पूरे के पूरे 20 डेज प्रॉपरली पढ़ाई करनी है। अच्छे से पढ़ाई करनी है, स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाई करनी है। एंड आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर द नेक्स्ट 20 डेज सेबी के फेस टू एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, ठीक है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये प्रिजम्पशन जाता है कि जब आपका फेज वन का एग्जामिनेशन फिनिश हो गया होगा 10 जनवरी को, तब से आप फेज टू की एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, राइट। लेकिन अब जब श्योरिटी मिल चुकी है कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो नेक्स्ट 20 डेज का जो प्रिपरेशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बिना किसी लैप्स के होना चाहिए, बिना किसी लेजीनेस के होना चाहिए, राइट। तो स्टार्ट करने से पहले बस एक बार ओवरव्यू कर लेंगे कि एक्चुअली क्या कंटेंट है फेज टू की एग्जामिनेशन में, क्या पैटर्न है, ठीक है। तो फेज टू की एग्जामिनेशन में लाइक फेज वन यू हैव गॉट टू सेपरेट पेपर्स, राइट। तो पेपर वन जो होता है वो आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, राइट। उसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको 1 आवर का समय मिलता है, ओके। वही जो पेपर टू होता है वो इंटायरली लीगल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसमें भी आपके दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। 70 मार्क्स जो होते हैं आपके एमसीक्यूज से आते हैं, एंड जो 30 मार्क्स आते हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है। तो पहले अगर आप पैटर्न देखेंगे तो पहले यूजुअली 5 क्वेश्चन देते थे एंड आपको उनमें से कोई 3 अटेम्प्ट करना होता था, ओके। नाउ आप देखेंगे अगर तो लास्ट ईयर भी ये हुआ था कि सिर्फ 3 क्वेश्चंस आए थे, आपको कोई ऑप्शंस नहीं था, आपको तीनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे पूरे के पूरे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू फेज वन का एग्जामिनेशन, बिकॉज आपको सिर्फ एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो एमसीक्यूज के साथ ये होता था ना कि अगर आप ऊपर ऊपर से स्किम थ्रू भी कर लेंगे तो दैट वुड हैव बीन इनफ, राइट। बट जब आप बात करते हैं फेज टू की एग्जामिनेशन की, आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाने हैं, ओके। तो यहां पर ये दिक्कत हो जाती है कि आप स्किम थ्रू नहीं कर सकते, आप ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ सकते, आपको डिटेल में चीजें पढ़नी पड़ती है, ओके। तो इस चीज का हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। नाउ पेपर वन जो है आपका, जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर है जिसमें आपको ए से प्रिसिज राइटिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, उस एग्जाम के लिए, उस टेस्ट के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। सेम गोज फॉर पेपर टू, जो आपका डिस्क्रिप्टिव मार्क्स होता है, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो 3 क्वेश्चंस आते हैं डिस्क्रिप्टिव के, उसके लिए आपको 1 आवर मिलते हैं। एंड फॉर दिस 70 एमसीक्यूज दैट यू आर सपोज टू अटेम्प्ट, उसमें 1 आवर का समय मिलता है आपको, ठीक है। तो ये आपका जनरल चीज है, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले अगर आपको याद रखना है कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं फेज टू एग्जामिनेशन के लिए, तो सिर्फ पढ़ाई इनफ नहीं होती है, राइट। आपको आपकी प्रिपरेशन चेक भी करनी होती है, आपको कंटिन्यूअसली मॉक्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे इस चीज को समझने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी जा रही है, राइट। अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पूरे 20 दिन सिर्फ आप अपने सिलेबस को पढ़ेंगे, दैट इज नेवर गोइंग टू बी इनफ। तो उससे ये कोई सेबी सेंट्रिक बात नहीं है, सारी एग्जामिनेशन में ये बातें अप्लाई होती हैं, ठीक है। कि आप सिर्फ प्रॉपरली सिर्फ एग्जाम के सिलेबस को पढ़ के नहीं जा सकते, आपको पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, आपको मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आप समझ सके कि आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, आपकी क्या पढ़ाई की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, आप कहाँ लैग कर रहे हैं। ये सब समझने के लिए मॉक अटेम्प्ट करना बहुत नेसेसरी हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं एंड उसके बाद फिर हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। तो अगर आप लीगल पार्ट का देखें, पेपर टू की बात करें, तो आपके मेजरली 3 टाइप के सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है आपका क्रिमिनल लॉ, जिसके अंदर आपका आता है बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए, राइट। फिर आपका आता है कॉर्पोरेट लॉ, जिसके अंदर कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब इसमें भी एक चीज याद रखनी है कि आपको जस्ट बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स आर देयर डज नॉट मीन कि आपको एंटायरली पढ़ना है, ठीक है। स्कोप बहुत अच्छे से डिफाइंड है सेबी के नोटिफिकेशन में, ओके। तो ये चीज सबसे पहले याद रखनी है हमें कि कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, राइट। फॉर जैसे कि आप बात करें बीएनएस की, तो उसमें आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4, 7, 12, 14, 17, 18 एंड 19 कवर करना है, राइट। सेम कंपनीज लॉ में आपको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 16 तक प्रॉपरली कवर करना है। उसके बाद आपको चैप्टर 18, 20
27 एंड 28 कवर करने हैं, ठीक है। तो आपको पूरा पूरा कंपनीज एक्ट नहीं कवर करना है, पूरा पूरा बीएनएस कवर नहीं करना है, ठीक है। देन आपका आता है सिक्योरिटीज लॉ, जिसमें आपका तीन मेजर एक्ट्स हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट हो गया, सेबी एक्ट हो गया, डिपॉजिटरीज एक्ट हो गया, और उसके अलावा तीन रेगुलेशंस हैं, ओके। पहला तो आपका हो गया प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। दूसरा हो गया आपका सब्सटैंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर, also known as the takeover code, and then you have prohibition of insider trading regulation, right? So the main चीज जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस को लेके, आप सोच रहे होंगे कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स, राइट? एंड आई गेट दैट, बट पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर ये भी समझना है कि इन सबका वेटेज भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि आप देखेंगे, जो क्रिमिनल लॉ है उसका वेटेज है 30%, कॉर्पोरेट का 30% है। एंड क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है वो सेबी का खुद का एग्जामिनेशन है, इसलिए सेबी के रेगुलेशंस एंड एक्ट को ज्यादा यहाँ पर प्रायोरिटी दी जा रही है, तो उनका वेटेज जो है वो 40% का है। तो सबसे पहले हो सकता है कोई आप मिस आउट कर चुके हो, इसलिए ये पॉइंट आउट करना जरूरी था। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, ताकि आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी में पढ़ाई कर पाए, ओके। तो चलो, दीज वर द बेसिक्स। अब समझते हैं कि अगले 20 दिन का आपका प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप कोई भी व्यक्ति हैं जो कि सेबी का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप फेज 1 का एग्जामिनेशन जो है आप दे चुके हैं 10 जनवरी को। तो यूजुअली ये प्रिजम्पशन रहता है कि आप उसके बाद से खाली नहीं बैठे होंगे, आप फेज 2 के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, राइट? तो कहीं ना कहीं ये प्रिजम्पशन है कि आप ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं, ओके। तो सबसे पहले जो आपको इस 20 दिन में करना है, ऑब्वियसली आप स्क्रैच से तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले जो आपको करना है शुरू के 7 दिनों में, ओके, वो आपको सिलेबस को वापस से कवर करना है, सिलेबस की चीजों को वापस से रिवाइज करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपके पास 7 दिन होंगे जहां पर आपको तीन मेजर टाइप के सब्जेक्ट कवर करने हैं, दैट इज क्रिमिनल, कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटीज, राइट? तो 7 दिनों में ये तीनों चीजें हमें कवर अप करनी है पूरी तरह से। साथ ही साथ इससे तो आपका पेपर 2 का प्रिपरेशन हो जाएगा। पेपर 1 के प्रिपरेशन के लिए आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से भी गो थ्रू करना ही करना है, राइट? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शुरू के 7 दिन हम ये सारे सिलेबस तो कवर करेंगे ही, लॉ के सब्जेक्ट्स तो कवर करेंगे ही, साथ ही साथ पैरेलली हमें 7 दिन जो है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की भी प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आदत ना छूटे हमारी, ओके। ये चीज हो गई आपकी, ओके। फिर आप 7 दिन में आपको तीन सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि जो वेटेज है वो सिक्योरिटी लॉ का ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रिवीजन के टाइम पे, सिलेबस को पढ़ते रिकवर करने के टाइम पे आपको सिक्योरिटीज को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी देनी है कंपेयर टू क्रिमिनल एंड कॉर्पोरेट, बिकॉज सिक्योरिटीज का जो वेटेज है वो ज्यादा मेंशन किया गया है, ओके। नाउ अब आपको 7 दिन को कैसे डिवाइड करना है इन तीनों सब्जेक्ट्स के बीच में, वो आपकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है वो बेटर अंडरस्टैंड करेंगे कि आपका क्रिमिनल लॉ ज्यादा अच्छा है या कॉर्पोरेट ज्यादा अच्छा है, सिक्योरिटीज ज्यादा अच्छा है, राइट? तो अगर आपका ऑलरेडी सिक्योरिटीज ज्यादा अच्छा है एंड आप चाहते हैं कि क्रिमिनल लॉ को इंप्रूव करें, तो गिव सम एक्स्ट्रा डेज टू द क्रिमिनल लॉ, राइट? तो ऑन एन एवरेज तीनों सब्जेक्ट्स को, तीनों मेजर जो सब्जेक्ट्स है उनको आप 2-2 दिन के दे सकते हैं रिवीजन के लिए। जो लास्ट डे बचेगा आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे सकते हैं जो कि आपका थोड़ा वीक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप सारा सारा जो सिलेबस है वो कवर कर पाएंगे। सेकेंड चीज ये हो सकती है कि हो सकता है कि आपने इसके पहले जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फेज 2 का, तो आपने सर्टन टॉपिक्स टच नहीं किए हैं, ओके। तो यहाँ पर ये बहुत एसेंशियल हो जाता है ये समझना कि अगर आपके पास कैलिबर है तभी आप न्यू टॉपिक्स को टच करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, न्यू टॉपिक को टच करने से आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह से हिल जाएगी या आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ट्राई कि आप न्यू टॉपिक्स को टच ना करें, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ओके। क्योंकि आप जिस फेज में गुजर रहे हैं, जो 20 दिन आपके पास बचे हैं प्रिपरेशन के लिए, वो कहीं ना कहीं आपको ये लिबर्टी नहीं देते हैं कि आप नया चीज को पढ़ने का अफोर्ड कर पाए, ठीक है। तो ये चीज याद रखने के लिए है। शुरू के 7 दिन हमें देने हैं पूरी तरह से रिवीजन करने के लिए, ओके। नाउ सेकंड चीज जो मैंने कही थी कि किसी भी एग्जाम के लिए सिर्फ पढ़ना ही सबसे ज्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। आपको आपकी प्रिपरेशन भी चेक करनी है। अगर आप थ्रू आउट पढ़ के चले जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं वहां पे, लेकिन आपको ये भी तो समझना है कि जिस एग्जाम पे आप प्रिपेयर कर रहे हो वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, राइट? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कंपनीज लॉ है या क्रिमिनल लॉ है, तो इन सारे के क्वेश्चंस आपको आईबीपीएस में भी मिलेंगे, आपको एनआईएसीएल में भी मिलेंगे, आपको आरबीआई में भी मिलेंगे, लेकिन सबके क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न अलग अलग है, ठीक है। तो जो सेकंड चीज आ जाती है आपके 20 डेज के स्ट्रैटेजी में, वो है आपका मॉक सॉल्व करना या पीवाईक्यू सॉल्व करना, ठीक है। तो 7 दिन के रिवीजन के बाद आपको 7 दिन एटलीस्ट देने हैं मॉक सॉल्व करने के लिए, ओके।
तो आपने सिलेबस कवर कर लिया है, आपने चीजें रिवाइज कर ली हैं, अब आपका टाइम आ जाता है कि आप अपने रिवीजन को, आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करें। टेस्ट कैसे करेंगे? पीवाईक्यूज या मॉक्स को सॉल्व करके। ओके, तो आप पीवाईक्यूज उठा लीजिए या अलग अलग सोर्सेज से या बुक से मॉक्स उठा लीजिए, और आप उसको रेगुलरली अटेम्प्ट कीजिए, हर दिन अटेम्प्ट करिए, ठीक है। पेपर वन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में सॉरी पेपर टू तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हमें पेपर वन भी पूरी तरह अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो हमें ये समझ आ जाएगा कि हम कौन से सब्जेक्ट्स में वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में हम स्ट्रांग हैं। ओके, कौन से क्वेश्चन जो है हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कौन से हम क्वेश्चंस में हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। ओके, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहां पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, पेपर पैटर्न कैसा है, ये सारी चीजें आपको मॉक सॉल्व करके ही समझ आएंगी, ठीक है। ये चीज है। एंड दूसरी चीज जैसे कि हमने सबसे पहले देखी थी कि बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है बच्चों के लिए कि वो कभी कभी सिर्फ पढ़ के जाते हैं, एग्जाम में बैठ जाते हैं, और वहां पर वो है जो है टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। शुरू के क्वेश्चंस में अटक जाएंगे, एंड के लिए क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं बचता है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत एसेंशियल चीज हो जाती है आपके लिए। ओके, तो मॉक्स जो है वो आपको टाइम मैनेज करना भी सिखाते हैं, ठीक है। अब आप पेपर वन की बात करेंगे, पेपर टू की बात करेंगे, यहाँ पर पूरा प्रॉपर टाइम डिवीजन है, ठीक है। पेपर वन के लिए 1 आवर, एमसीक्यूज के लिए 1 आवर, लीगल डिस्क्रिप्टिव के लिए 1 आवर, ठीक है। तो जब आप मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे, आपको इंश्योर करना है कि आप टाइमर लगा के कीजिए, राइट। तो अगर आप कोई भी पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं, मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो टाइमर लगा के कीजिए वहां पे, ताकि आप टाइम फ्रेम के अंदर ही अपना मॉक्स रिजॉल्व कर सकें, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि शुरू में जब आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है कि आप टाइम फ्रेम के अंदर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। पूरे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, आप 70 क्वेश्चंस 1 आवर के अंदर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स जो है 1 आवर के अंदर अंदर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको वहां पर आपकी एक वीकनेस पता चलेगी कि आपके टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, राइट। तो फ्रॉम यू नो मॉक अटेम्प्ट करने के पहले दिन से लेके आप जब एंड तक देखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके मेन एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आप टाइम मैनेज करके चलें। ओके, देन जो तीसरा पार्ट आएगा हमारा, जो लास्ट के 6 दिन बचेंगे, वहां पर आपको रेट्रोस्पेक्ट करना है कि आपने जो पढ़ाई की, फिर उसको जो पुट टू टेस्ट किया, वहां पर आपने टाइमिंग चेक की, आपने देखा कि कौन से टॉपिक्स जो है आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं। अब उन टॉपिक्स को और उन वीकनेसेस को ओवरकम करना और समझना, रेट्रोस्पेक्ट करने का काम आप लास्ट के 6 दिन में करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर पूरे चीजें रिवाइज की थी, तीनों मेजर सब्जेक्ट्स जो है उनको गो थ्रू किया हुआ था, उसके बाद आप उससे रिलेटेड मॉक्स भी सॉल्व किए थे। ओके, अब आपको मॉक सॉल्व करने के बाद समझ आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको अभी भी डिफिकल्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लास्ट के 6 दिन में जो करेंगे वो यही करेंगे कि आप अपनी वीकनेसेस को इंप्रूव करने का काम करेंगे। अब आपकी वीकनेस क्या हो सकती है? हो सकता है सिक्योरिटी लॉ के क्वेश्चंस अच्छे से नहीं बन रहे हैं, या बीएससी का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप उनको वापस से फोकस करना स्टार्ट करिए। ओके, हो सकता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, चाहे इंग्लिश हो चाहे लीगल हो, आप उसमें कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, आप प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वहां से एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रॉपर करनी है, ठीक है। तो जो आपको वीकनेसेस आपकी समझ आएंगी मॉक सॉल्व करते हुए, उनको एनालाइज करना और बेटरमेंट करने का काम आपका लास्ट के 6 दिन में किया जाएगा, ठीक है। सो अगर इसके बाद भी अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसको समझ नहीं आ रहा है कि फेज 2 की एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, एंड के 20 डेज क्योंकि बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। आप इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी लीनियंट नहीं हो सकते हैं खुद के साथ, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा डिटरमाइनिंग टाइम है आपके लिए, यू कैन नॉट वेस्ट इट एट ऑल, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो भी थोड़ा थोड़ा भी कंफ्यूज है कि कैसे प्रिपेयर करना है, कि मैं पीवाईक्यूज कहाँ से लाऊंगा या मॉक्स कहाँ से लाऊंगा, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो साइट है, वो हमारे पोर्टल पे आप जा सकते हैं, और वहां पर आप जाके ऑनलाइन कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर आपके लिए स्पेशली सेबी के सेबी के क्रैश कोर्स ला के रखे हुए हैं, जो आप हमारी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप जाएंगे ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर, उसके अंदर आ जाके आप सेबी का जो है क्लैट लॉ पीजी के अंदर जाके, सीबी के अंदर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे सीबी से रिलेटेड क्रैश कोर्सेज, ठीक है। एंड उसके साथ ही साथ
मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि स्पेशली हम हमारी यूट्यूब ऑडियंस के लिए एक 10% डिस्काउंट लाए हैं ऑन ऑल आर एलईसी कोर्सेज। तो अगर आपको प्रॉपरली स्ट्रैटेजाइज करना है, प्रॉपरली स्टडी करनी है, प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स के साथ, पीवाईक्यूज के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, स्टडी मटेरियल के साथ, तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू गो एंड चेक आउट आवर ऑनलाइन क्रैश कोर्स ऑन सेबी का फेज टू एग्जामिनेशन, एंड यू कैन ऑल्सो अवेल दिस 10% डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कूपन कोड, राइट। नाउ इसके अलावा अगर आपको लाइक माइंडेड लोगों से इंटरेक्शन करना है और कुछ बातें करनी है अपने प्रिपरेशंस को लेके, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी से कनेक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम, ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब एज वेल, राइट। नाउ अगर आपको कोई भी हमारी किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं 6363286363 पर, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज, आई होप इट गोज वेल फॉर यू ऑल, एंड सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कमेंट करके भी बताइए कि आपकी फर्दर क्या क्वेरीज हैं, हम उन्हें कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, आपको किस तरह से असिस्टेंस चाहिए एंड एवरीथिंग एल्स, राइट। So thank you. That will be all for this video.